CH-34 सोनिया, इस बार आधीरा काफी देर तक हंसता रहा। सभी खिलौने दूर रखो। जानकारी के मुताबिक राजपूत परिवार की बेटी कल यहाँ होगी और ये राक्षसों के शरीर को यहाँ से फेंक दो, उन्हें पिछली बार की तरह शहर के पास छोड़ दो। ठीक है, हम जल्द ही इस जगह को छोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी भी एक परेशानी है। मुझे बख्श दो दानव, एक शांत आवाज सुनाई दी। आधीरा मुड़ा और आवाज की ओर देखा। वहां एक आदमी रस्सी से लटक रहा था जिसके पूरे शरीर पर खून लगा था। कब्जों ने मुश्किल से उसके गुप्तांगों को ढका था और उसकी लगभग हर खुली त्वचा में खंजर थे। मैं विनती करता हूं, जो चीजें मैंने यहां देखी मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। वह आदमी दयनीय लग रहा था। मुड़ने से पहले आधीरा ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। जयधर, मैंने अभी क्या कहा? हाँ। जयधर मुस्कुराया और अपनी तलवार खींच ली। आपने इसे निपटाने के लिए कहा था। नीले बालों वाली एक महिला ने चारों ओर देखा। उसके आसपास के भाड़े के लोग उत्साह में जोर जोर से हंस रहे थे। विकट स्थिति में उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसका शरीर व्यवहारिक रूप से उस पर आराम करने के लिए चिल्ला रहा था कि वह अपनी सीमा पर थी, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो सब खत्म हो जाएगा। सोनिया को अपनी तलवारबाजी पर गर्व था। छोटी उम्र से ही उनके पास तलवार चलाने की असाधारण समझ की क्षमता थी और उनकी प्रतिभा ने राजपूत परिवार को झकझोर दिया था, जो हमेशा सबसे प्रतिभाशाली शूरवीरों का उत्पादन करने के लिए जाना जाता था। यदि वह एक पुरुष के रूप में पैदा हुई होती तो वह निश्चित रूप से परिवार के मुखिया के रूप में कार्य करने में सक्षम होती। 13 साल की उम्र में वह तलवार आभा प्रदर्शित करने में सक्षम थी। 15 साल की उम्र में वह एक रॉयल नाइट के खिलाफ एक निष्पक्ष द्वंद्व में जीतने में सक्षम थी। 18 साल की उम्र में उसे राजा द्वारा रेनस्टॉर्म की उपाधि दी गई थी। एक शूरवीर की उपाधि दिया जाना राजपूत साम्राज्य में सबसे बड़े सम्मानों में से एक था और यह राज्य के इतिहास में पहली बार भी था कि कोई व्यक्ति 20 वर्ष से कम आयु में उपाधि प्राप्त करने में सक्षम था। सोनिया को लगा कि उन्हें और कोई विरोधी नहीं मिल सकता और एक तरह से ये सच भी था। जब वह तलवार के लिए अपना जीवन समर्पित कर रही थी तो उसे अचानक राजावत साम्राज्य के साथ शादी के प्रस्ताव का पता चला। वो व्यक्ति राजावत परिवार से था, जो साम्राज्य के 3 महान कुलीन परिवारों में से एक था। पीढ़ी से पीढ़ी तक राजपूत साम्राज्य ने हमेशा राजावत साम्राज्य के साथ घनिष्ठ रक्त संबंध साझा किया था। ऐसी कई स्थितियां पहले भी थीं जहां महान कुलीन परिवार विवाह के माध्यम से बंधन बनाने में सक्षम थे। हालांकि सोनिया को यह पसंद नहीं आया कि परिवार ने उनके लिए क्या फैसला किया। सभी जादूगर कमजोर हैं, कम से कम जितने जादूगरों से वह मिली थी। ईमानदारी से कहूं तो सोनिया की कभी भी जादूगरों के बारे में अच्छी राय नहीं थी। वे दिन जब सुर्खियों में रहते थे, लंबे समय से चले आ रहे थे। वास्तव में जनता का मत था कि 4000 वर्ष पूर्व प्रकाश के युग से लेकर अब तक वे बद से बदतर होते जा रहे थे। यहाँ तक कि महेंद्रगढ़, जिसे पहले जादू साम्राज्य होने की प्रतिष्ठा थी, वर्तमान में अपने शूरवीरों को प्रशिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। ये शूरवीरों का युग था। उसने पहले मैजिक टावर्स से बैटल मैच लड़ा था और बिना किसी कठिनाई के जीती थी। इससे उसे विश्वास हो गया कि उसके विचार गलत नहीं थे। अब वह मैजिक मार्शल आर्टिस्ट नाम के लोगों से मिलना चाहती थी। उसने सुना था कि वे लोग थे जो निकट युद्ध में विशेषज्ञ थे, जिन्होंने आभा के बजाय मन का उपयोग करके अपने शरीर को मजबूत किया। उसने महसूस किया कि उबाऊ जादूगरों की तुलना में उन्हें लड़ने में कम से कम अधिक मजा आएगा। सोनिया अपने से कमजोर आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास अपने पिता की इच्छाओं को ठुकराने का कोई तरीका नहीं था। सोनिया अपने से कमजोर आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास अपने पिता की इच्छाओं को ठुकराने का कोई तरीका नहीं था। अंत में तय हुआ कि वो सीधे दूसरे परिवार के पास जाकर उनसे मिलने जाएगी। मूल रूप से वह ताना पत्थर का उपयोग करने वाली थी, लेकिन सोनिया ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उसने एक बार ताना पत्थर का इस्तेमाल किया था जब वह छोटी थी और 1 सप्ताह से अधिक समय तक पेट की खराबी, सिरदर्द और उल्टी से पीड़ित रही। इसके अलावा साम्राज्य तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता नाव या स्पेनियन पर्वत के हिस्से को पार करके था। हालांकि समुद्र में मौसम अच्छा नहीं था और जहाज के शांत होने पर उसे प्रतीक्षा करने में बहुत अधिक समय लगेगा। अनिवार्य रूप से इसका मतलब था कि उसे कुख्यात पर्वत श्रृंखला से गुजरना पड़ा। राजपूत परिवार के शूरवीरों के साथ बाहरी इलाके में उन्हें जो राक्षस मिलेंगे वे बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं थे। आखिरकार सीमा में 100 से अधिक पहाड़ थे, इसलिए वास्तव में खतरनाक क्षेत्रों से बचने के तरीके अभी भी थे। उसका काफिला 10 शूरवीरों और 5 नौकरों से बना था।
सोनिया ने सोचा कि उनकी उपस्थिति बोझिल है, लेकिन अंत में उन्होंने शिकायत करने के बजाय इसे स्वीकार करने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह एक उबाऊ यात्रा होगी, लेकिन उसकी उम्मीदें अधिक गलत नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि महेंद्रगढ़ साम्राज्य शूरवीरों की कहानियां केवल अफवाहें हैं। चेहरे पर चोट के निशान वाला एक आदमी आखिरकार बोला। उसके आसपास दर्जनों लाशें थीं, जिनमें उसकी पार्टी के लोग भी शामिल थे, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर अभी भी सुकून था। हालांकि कारण बिल्कुल स्पष्ट था, क्योंकि उसके आसपास अभी भी लगभग 20 आदमी थे। दूसरी ओर सोनिया सहित केवल 4 जीवित बचे थे। तब भी अन्य 3 केवल 2 नौकर और एक बूढ़ा शूरवीर थे, जो पहले ही 10 से अधिक वर्षों से सेवानिवृत्त हुए थे। मैं लापरवाह था। नहीं, अगर वह सतर्क होते तो भी वे जीत नहीं पाते। शुरू से ही बहुत सारे दुश्मन थे। हालांकि यही एकमात्र कारण नहीं था। मुख्य कारण ये था कि दुश्मन कितनी अच्छी तरह तैयार थे। उनका लक्ष्य उस क्षण के लिए था जब हम सबसे अधिक आराम से पहाड़ों को छोड़ने वाले थे। जब तक उन्हें पता चलता कि क्या हो रहा है, तब तक 3 शूरवीर मारे जा चुके थे। तुम किसके पीछे हो? सोनिया ने हौंफते हुए बोलने की बहुत कोशिश की और आधीरा ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम मुझसे ये पूछ रहे हो? आपका सिर बिल्कुल। उसने खामोश सोनिया के शरीर पर नजर डाली। CH-35 सोनिया की पहचान। बेशक, मैं सिर्फ तुम्हें मारने का इरादा नहीं रखता। एक नेक महिला का स्वाद लेना हमेशा से मेरा सपना रहा है। राजपूत परिवार की इकलौती बेटी पहली बार मेरे सपने को पूरा करने के लिए सही साथी है। सोनिया जानती थी कि उनका विरोधी जानबूझकर उनके तर्क को प्रभावित करने के लिए ऐसी बातें कह रहा है, लेकिन भले ही उसका सिर जानता था कि उसका शरीर इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। इस तरह बेइज्जत होने के बाद उनका चेहरा लाल हो गया। आपको वह मौका देने से पहले मैं अपनी जान ले लूंगा। ओहो, वैसे ये देखने लायक होगा। फिर हमें बस इसे बूढ़े आदमी और तुम्हारे पीछे 2 कुतिया पर उतारना होगा। मुझे अपने यातना कौशल पर भरोसा है। वे सभी मुझसे 10 मिनट बीतने से पहले उन्हें मारने की भीख मांगते थे। उस आदमी ने उसे एक और मुस्कान दी और थोड़ा झुक गया। सोनिया ने अपने होंठ काट लिए, इसलिए उन्होंने उन्हें जीवित रखा। अब उनके लिए यह स्पष्ट था कि उनका उद्देश्य क्या था। इसके अलावा उनका काम केवल सोनिया को मारना था। उसने सोचा कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उन्होंने उसे खुद को मारने से रोकने के लिए ऐसा किया था। सोनिया, चिंता मत करो, हम कभी बोझ नहीं होंगे। सेवानिवृत्त शूरवीर और सोनिया के पिता तुल्य मानसिंह ने मुस्कुराते हुए उससे बात की। यह एक मुस्कान थी जिसने दिखाया कि वह पहले से ही किसी भी चीज के लिए तैयार था। सोनिया की आंखें नम हो गईं, फिर उसने उन्हें बंद कर दिया। फिर उसने दोनों नौकरानियों की ओर देखा। मेरी अक्षमता के कारण तुम अपनी जान गंवाओगे। मुझे माफ करें। ठीक है, ये कुछ ऐसा था जिसे मैंने राजपूत परिवार की नौकरानी बनने के लिए तैयार किया था। नौकरानियों में से एक हंसी। क्या आप कृपया मेरे जीवन को अपने हाथ से समाप्त कर दें? मैं उन जानवरों के लिए खिलौना नहीं बनना चाहती हूँ। ठीक है। सोनिया ने सिर झुका लिया। नौकरानी के होंठ थोड़े कांप रहे थे। हालांकि वह लापरवाही से बोलती थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह मरने से डरती नहीं थी। अधीरा ने अपनी जीभ पर क्लिक किया। ये वास्तव में एक प्रतिष्ठित कुलीन परिवार है। एक साधारण नौकरानी में भी इतनी प्रबल इच्छाशक्ति होती है। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, उनको रोको। भाड़े के सैनिक उनकी ओर दौड़े, लेकिन सोनिया की तलवार उनकी चाल से कहीं तेज थी, और कुछ उसकी तलवार से भी तेज था। सोनिया ने खाली हाथ देखा। तलवार अब वहां नहीं थी। किसी ने मेरी तलवार ले ली। लेकिन उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ था। एक शूरवीर के रूप में यह सबसे बड़ा अपमान था, लेकिन सोनिया का ध्यान इस बात पर था कि क्या हुआ था कि उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा था। इसके बजाय उसने सिर हिलाते हुए सोचा, क्या उनमें से किसी के पास उस तरह का हुनर था? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अगर वे चाहते तो उसकी हताश आत्महत्या को रोक सकते थे? सोनिया के चेहरे पर मायूसी छा गई। जैसे ही वह अपनी गरिमा को बचाने के लिए अपनी जीभ काटने की कोशिश कर रही थी, उसने महसूस किया कि भाड़े के लोग जो पहले उसकी ओर दौड़ रहे थे, अब चौड़ी आंखों से उसकी ओर देख रहे हैं। क्या हुआ? सोनिया ने पीछे मुड़कर देखा और तुरंत चौंक गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पीछे कोई था। यह एक ढीठ आदमी था। उसके गंदे बाल थे, एक दाढ़ी जो बहुत लंबी थी, और ऐसा लग रहा था कि उसने लंबे समय से खुद को नहीं धोया है। हालांकि उनके कपड़े और कवच अपेक्षाकृत अच्छे आकार में थे, लेकिन किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनका समग्र रूप अस्त व्यस्त था। सोनिया ने ऐसा बदकिस्मत आदमी कभी नहीं देखा था। इसके बावजूद वह अपना मुंह नहीं खोल पाए। उस व्यक्ति के दाहिने हाथ में तलवार थी, वह तलवार जो सोनिया के हाथ में थी।
शर्मिंदा भाड़े के सैनिकों के लिए भी यही था। वे सब उस आदमी की ओर देखने लगे जो उनके बीच में खड़ा था। भाड़े के समूह के नेता अधीरा ने एक बार अपनी आंखें घुमाईं। एक फटी हुई उपस्थिति, बड़ी हुई दाढ़ी और वो भूरे बाल। फिर वो चुपचाप बोला, तो तुम भूत हो। उपकप्तान के गायब होने के बाद भी सदस्य हवा में गायब होते रहे। आखिरकार उसके द्वारा 10 और ले लिए गए थे। उनमें से कुछ ने इस मिशन के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। यदि उन सदस्यों के लिए नहीं था जो गायब हो गए थे, तो इस छापे में मारे गए सदस्यों की संख्या आधे से कम हो गई होती। मानव ने अधीरा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने सोनिया की ओर देखा और उसकी तलवार लौटा दी। सोनिया ने झट से अपनी तलवार पकड़ ली। आमतौर पर वह इसे शांति से लेती, लेकिन यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि वह अपनी सही मानसिक स्थिति में नहीं थी। तभी वो मुड़कर अधीरा की ओर देखने लगा। आप नेता हैं। पर्वत श्रृंखला इतनी बड़ी थी कि उन्हें खोजने में उन्हें काफी समय लगा। सबसे पहले, मानव के पास खोज या खोज के लिए कोई प्रतिभा नहीं थी। इस वजह से जब से वो पहाड़ पर घूमे तब से वो खुद को साफ नहीं कर पाए थे। अधीरा ने पीछे मुड़कर मानव की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गंभीर रोशनी चमक उठी। इसलिए वो खोज रहा था कि शिविर कहाँ है। वे वहां 1 महीने से थे, इसलिए बहुत सारी चीजें संग्रहित करने के लिए थीं। इसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता था या इसे राक्षसों द्वारा ले लिया जाएगा, इसलिए उसे 10 पुरुषों को इसकी रक्षा करने देना पड़ा। मेरे सदस्यों को क्या हुआ? बिल्कुल वही जो आप सोचते हैं। कुछ समझ में आते ही अधीरा का चेहरा ठंडा हो गया। इस आदमी का उन्हें बख्शने का कभी कोई इरादा नहीं था। सदस्य का यह वर्णन कि वह क्रूर था, सटीक था। हमें उसे जादू करने का समय नहीं देना चाहिए। अधीरा ने जल्दी से इशारा किया। जादूगर, उस पर निशाना लगाओ। सामने से मत आओ, पेड़ों का प्रयोग करो। भाड़े के सैनिक तुरंत चले गए। CH-36 मंत्र। एक बैटलमेज की शक्ति आमतौर पर 5B श्रेणी के भाड़े के सैनिकों के बराबर होती है। हमारे पास अभी जितनी रकम है, उससे हम उसे हरा सकते हैं। उनके विचारों के अंत में एक भाड़े के व्यक्ति से खून के छींटे पड़े। अधीरा सदमे में झपका। क्या? अभी क्या हुआ? एक पल के लिए वह केवल एकटक निहार सकता था। तब उसकी वृत्ति ने उसे बताया कि उसके पास कुछ आ रहा है। उसके दिमाग के पहले ही उसके शरीर ने प्रतिक्रिया दी और उसने अपनी 2 तलवारों को ब्लॉक करने के लिए ऊपर खींच लिया। बजना। यह एक मंत्र था। यह इतनी शक्ति वाला एक जादू था कि अधीरा ने इसे अवरुद्ध करने में कामयाब होने के बाद उनकी कलाई कांपना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी तलवारों पर से पकड़ खो देगा, लेकिन उसने अपने दांत पकड़ लिए और उसे सह लिया। अधीरा ए श्रेणी का भाड़े का व्यक्ति था। उनके कौशल ठोस थे और उनका अनुभव प्रचुर मात्रा में था। वह पहले भी कई बार बैटल मैच से लड़ चुका था। इसलिए वह जानता था कि एक जादूगर द्वारा अपना जादू डालने के बाद एक निश्चित ठंडापन था। वह आक्रमण जारी नहीं रख पाएगा। जिस क्षण उसके हमले रुके वह जल्द ही आ जाएगा। नहीं, आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास अभी भी 1 दर्जन से अधिक आदमी थे। उसे यकीन था कि जब उसे आराम करना होगा तो वे जादूगर का सिर काट देंगे। ऐसा तो होना ही था। हालांकि कुछ अजीब था। बजना, बजना। ठंडे पसीने से अधीरा का पूरा शरीर धंक गया। उसके पैर कांपने लगे और उसकी कलाई ऐसे धड़क रही थी मानो वो टूट गई हो। फिर भी उसने अपनी तलवारें छोड़ने से इनकार कर दिया। जिस क्षण उसने जाने दिया वह क्षण था जब उसकी मृत्यु हो गई। मंत्र समाप्त क्यों नहीं हुआ? यह ऐसा था मानो दर्जनों जादूगर बारी बारी से उस पर मंत्रोच्चार कर रहे हों। वो बहुत देर से रुका हुआ था, लेकिन दूसरे लोग क्या कर रहे थे? अधीरा ने खतरे के बावजूद चारों ओर देखने का फैसला किया। उसे तुरंत लगा कि उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। वह अकेला नहीं था जिसने अपनी तलवार को सख्त पकड़ रखा था। सभी भाड़े के सैनिकों पर जादू से हमला किया जा रहा था। वह आदमी कौन है? क्या वो एक ही समय में इतने सारे मंत्रों को डालने और नियंत्रित करने में सक्षम था? यहाँ तक कि एक जादुई मीनार के उप प्रमुख भी जिससे वह पहले मिला था, वह इतना शक्तिशाली नहीं था। यह उस क्षण था। जादू आखिरकार रुक गया था। भाड़े के सैनिकों ने अपने हाथ नीचे कर लिए और सख्त हवा में सांस ली। अधीरा ने भी जोर से चिल्लाते हुए अपने हाथ नीचे कर लिए। उसका मन खाली होना चाहिए। हमें अब उसे मारना है। अगर यह मौका चूक गया तो बात खत्म हो गई। अधीरा को इस तरह के बहिराज को फिर से झेलने का भरोसा नहीं था। इन शब्दों से भाड़े के सैनिकों में आग लग रही थी, जो ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी क्षण गिरने वाले हैं। उसे मार दो, ये कमीने। उसी समय भाड़े के लोग आगे बढ़ गए। सोनिया, जो टकटकी से देख रही थी, ने झट से अपनी तलवार उठाई और उनका सामना करने की कोशिश की। वह नहीं जानती थी कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन कम से कम वो दुश्मन तो नहीं था।
फिर मानव ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। पीछे रहो, ये पहले से खत्म हो गया है। ये खत्म हो गया है क्या? उसी समय जमीन हिलने लगी। भाड़े के लोग हौंफने लगे। भूकंप, 5 सितारा जादू, धिक्कार है, चलो यहाँ से निकलते हैं। भाड़े के सैनिकों ने जादू से बचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन सीमा बहुत चौड़ी थी। जादूगर का सामना करते समय उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं था। साथ ही अगर वे सही स्थिति में होते तो शायद वे बच सकते थे, लेकिन अब जब वे अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंच चुके थे तो यह असंभव था। जो पीछे खड़े थे वे भी उग्र झटकों से नहीं बच सके। भाड़े के सैनिकों को कुछ ही समय में जमीन में दबा दिया गया। उन्होंने कुश्ती करने और अपने हाथों से अपना रास्ता खोदने की कोशिश की, लेकिन वे जल्द ही जमीन में धंस गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अब तक उन्होंने जो जादू किया था वह केवल समय के लिए रुकने के लिए था। अधीरा चकित था क्योंकि उसने महसूस किया कि चट्टानों का दर्द उसे हर दिशा से कुचल रहा है। इस आदमी ने उन्हें एक मंत्र से रोक कर रखा था, जबकि उस मौके का इस्तेमाल दूसरे को करने के लिए किया था। वह जानता था कि जादूगर डबल कास्टिंग करने में सक्षम था, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने इतनी शक्तिशाली डबल कास्टिंग कभी देखी थी। पूरे भाड़े के समूह को पहले एक ही मंत्र से दबा दिया गया था, और उस भूकंप मंत्र की शक्ति के साथ क्या था? जमीन को केवल हिलाने और खोलने के बजाय उसने उन्हें ऐसे चूसा था जैसे कि पृथ्वी ही जीवित हो। अरे नहीं, ऐसे है कि अधीरा दुख से भर गया, लेकिन उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। हिलना बंद हो गया और जमीन अपने पूर्व स्वरूप में लौट आए। हे भगवान! सोनिया ने सामने वाले आदमी को देखा, फिर यह उसके दिमाग में क्लिक किया। इस आदमी ने पलक झपकते ही भाड़े के सैनिकों का सफाया कर दिया था। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मानसिंह जल्दी झुक गया। मानव ने उसकी ओर देखा और मानसिंह तुरंत घबरा गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह अजीब आदमी क्या कहेगा। उसने उनकी मदद की थी, लेकिन हो सकता है कि उसने भी अच्छे इरादों से उनसे संपर्क नहीं किया हो। कोई बात नहीं, चोट तो नहीं लगी। जैसे ही मानव ने उसे जवाब दिया, मानसिंह ने राहत की सांस ली। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, अगर इतने शक्तिशाली जादूगर का वास्तव में उनके प्रति कोई बुरा इरादा था, तो हो सकता है कि वे पहले से ही भाड़े के सैनिकों के समूह के साथ जमीन में दफन हो गए हों। भाड़े के सैनिक, क्या वे सभी मर चुके हैं? आगे बात करने वाली सोनिया थी। मानव ने सिर हिलाया। क्या आप शव देखना चाहते हैं? नहीं, वह ठीक है। सोनिया एक ठंडी महिला थी, इसलिए वह आमतौर पर शर्मिंदा नहीं होती थी, लेकिन वह हकलाती थी क्योंकि वह अभी भी चकित थी।